नमस्कार, आप सभी का फॉक्सी द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट अधूना में स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, डॉक्टर आभा रानी सिन्हा और डॉक्टर सष्मिता सेन आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे ई-मोटिव बंडल के बारे में। ये चर्चा है पोस्टपार्टम हीमरेज यानी पीपीएच जैसी सिचुएशन की प्रिवेंशन या और मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं ये बता दूं कि सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 800 महिलाएं रोज़ उनकी मृत्यु हो रही थी, कुछ प्रसव के ऐसे कारणों से जिन्हें बचाया जा सकता था। 800 महिलाएं प्रतिदिन की मृत्यु का मतलब लगभग हर 2 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही थी। भारत में मातृ मृत्यु दर 1 लाख शिशु जन्म में 97 के आंकड़े का है और इनमें से लगभग 30% से ज़्यादा मातृ मृत्यु प्रसव के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती हैं। पोस्टपार्टम हीमरेज, जिसको शॉर्ट में पीपीएच कहते हैं, ये एक मुख्य कारण है मातृ मृत्यु का हमारे देश में और ये 38% रिस्पॉन्सिबल है मैटरनल डेथ्स के लिए हमारे देश में। तो हम पहले समझें कि पोस्टपार्टम हीमरेज किस स्थिति को कहते हैं। पीपीएच यानी अधिक रक्तस्राव का होना, वो उस स्थिति को कहते हैं जब प्रसव के दौरान किसी भी मात्रा की ब्लीडिंग यदि माँ की सेहत को क्षति पहुँचाती है तो उसे पीपीएच कहते हैं। और पीपीएच के क्या कारण होते हैं? पीपीएच कई कारणों से जुड़ा हो सकता है या केवल एक कारण से भी जुड़ा हो सकता है और ये 4 T से संबंधित हो सकते हैं। 4 T से हम इनको याद रख सकते हैं कि क्यों पीपीएच होता है। पहला है टोन यानी अबनॉर्मैलिटीज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यदि किसी कारण से गर्भाशय में संकुचित होने की क्षमता या सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाए तो अधिक रक्तस्राव होता है। दूसरा टी है टिश्यू, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। किसी कारण से प्रसव के बाद यदि कनेरी के कुछ टुकड़े गर्भाशय के अंदर रह जाते हैं या गर्भाधान के कुछ अन्य पदार्थ रह जाते हैं तो उसके कारण भी अधिक रक्तस्राव हो सकता है। तीसरा टी है ट्रॉमा यानी चोट। जेनाइटल ट्रैक्ट को यदि किसी कारण से प्रसव के दौरान चोट पहुंचती है तो उसके कारण भी अधिक ब्लीडिंग यानी पीपीएच हो सकता है। चौथा टी है थ्रोम्बिन, अबनॉर्मैलिटीज ऑफ कोएगुलेशन। इसका मतलब है किसी कारण से यदि खून में थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है तो भी खून का बहाव यानी अधिक रक्तस्राव, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये चर्चा करी हमने, ये जानने की कोशिश करी कि पीपीएच क्या होता है और क्यों होता है। अब हम चलते हैं उसके मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। विशेषज्ञों की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे नियमों को अनुसरण करने की आदेश यानी सलाह दी थी जो कि प्रसव के तीसरे चरण में खासकर उनका अमल करने पर पीपीएच का रिस्क यानी उसका खतरा कम किया जा सकता है और इसको कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL। AMTSL क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसके पालन से पीपीएच का खतरा कम होता है और वो है यूट्रोटॉनिक्स का इस्तेमाल करना, यानी कि डिलीवरी के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद, कनेरी के निकलने से पहले ही जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना जो गर्भाशय की संकुचन की क्षमता को यानी उसकी सिकुड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसको यूट्रोटॉनिक्स कहते हैं। साथ ही में कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन यानी नियंत्रित रूप से कनेरी की जो बच्चे की नाल है जो कनेरी से जुड़ी हुई है उसे नियंत्रित रूप से उसको पुल करना और धीमी धीमी गति से बच्चेदानी का मसाज करना, यूट्राइन मसाज करना। इन प्रोटोकॉल्स का पालन करने से पीपीएच का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये बात थी AMTSL के बारे में।
हमने इसमें ये चर्चा करी थी कि कुछ यूट्रोटॉनिक्स का सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। कई दवाओं के परीक्षण हुए हैं, यूट्रोटॉनिक्स बहुत सारे परीक्षित हुए हैं। उनमें से एक जो रिसेंटली जिनकी काफ़ी चर्चा है वो है कार्बिटोसिन। कार्बिटोसिन एक ऐसी दवा है जो कि यूट्रोटॉनिक है, जो मैंने भी बताया, जो कि गर्भाशय की संकुचन की क्षमता को बढ़ाता है। इसके कई परीक्षण हुए जिनमें से एक था चैंपियंस ट्रायल, और चैंपियन ट्रायल के जो नतीजे निकले उसमें हमें कार्बिटोसिन के बारे में बहुत सारी विशेषताएं जानने को मिली। तो ये विशेषताएं क्या थी? कार्बिटोसिन, सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छी बात उसके बारे में ये है कि वो लॉन्ग एक्टिंग है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक असरदार रहता है। इसका मतलब उसे ड्रिप में देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिंगल शॉट इंजेक्शन के रूप में, यानी सिंगल डोज में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी रिपीटेड डोज की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी एक बहुत खूबसूरत विशेषता कार्बिटोसिन के बारे में ये है कि वो रूम टेम्परेचर में स्टेबल होता है, यानी सामान्य तापमान पे ये इसकी कार्य क्षमता खराब नहीं होती बल्कि बनी रहती है। तो ये एक बहुत खास विशेषता है कार्बिटोसिन के बारे में। इसके अलावा इसकी और एक विशेषता ये है कि यदि कार्बिटोसिन सही समय पर इस्तेमाल किया जाए एज अ यूट्रोटॉनिक तो किसी और अतिरिक्त दवा की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती। तो ये था चैंपियंस ट्रायल के बारे में। और चैंपियंस ट्रायल के जो नतीजे थे, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी कि कार्बिटोसिन रूम टेम्परेचर में स्टेबल है, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि सामान्य तापमान पर ये इसकी क्षमता बनी रहती है। इसको किसी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली की काफ़ी समस्या है और जहाँ फ्रिज नहीं होते, वहाँ कार्बिटोसिन बड़े आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं इस बात पे एक बार सबका ध्यान दिला दूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही पीपीएच के खतरे से महिलाओं की मृत्यु की दर काफ़ी ज़्यादा है। तो कार्बिटोसिन एक वंडर ड्रग है, एक बहुत अच्छा ही ड्रग है जो कि हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके आगे की चर्चा मैं डॉक्टर आभा रानी सिन्हा जी को बुलाऊंगी कि वो अब ई-मोटिव बंडल के बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पीपीएच के रोकथाम के बारे में सुना और अब हम आगे बात करेंगे इमोटिव बंडल के लिए, जो कि एक WHO रिकमेंडेशन है कि हम पीपीएच को कैसी पहचान जल्दी करेंगे और उसे कैसे हम उसके जल्द से जल्द उसकी इलाज कर पाएंगे। इमोटिव शब्द को अगर हम तोड़ें तो ई का मतलब होता है कि हम पीपीएच को जल्दी पहचानें और उसके पहचान के बाद अपनी ट्रीटमेंट शुरू करें। एम से यूट्रस को मसाज करना है। ओ से हमें यूट्रस को संकुचित करने वाली दवाएं देनी हैं, अर्थात ऑक्सीटोसिक ड्रग्स। टी का मतलब है कि हमें ट्रानिक्सिमिक एसिड देनी है, और आईवी मतलब आईवी फ्लूइड्स देनी है, और अंत में ई है जिसका मतलब है कि आगे हमें फिर परीक्षण करनी है और आगे और उपाय करना है पीपीएच की रोकथाम के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम अपनी आंखों से ब्लड को देखें तो हम सही मात्रा में नहीं पहचान कर सकते हैं कि उस महिला को कितना रक्तस्राव हुआ है। पीपीएच में सही मात्रा में जाने कि उस मरीज को कितना रक्तस्राव हुआ है, और इसके लिए अभी आजकल हम कैलिब्रेटेड ड्रेप्स को प्रयोग में लाते हैं, जिसमें कि 2 निशान बने रहते हैं। एक निशान 300 ml पर और दूसरा निशान 500 ml पर। 300 ml तक अगर हम ब्लड देखते हैं, इसका मतलब है कि हमें सावधान हो जाना है, हमें अलर्ट हो जाना है। और अगर हम 500 ml पर अगर हम ब्लड देखते हैं, इसका मतलब है कि हमें एक्शन लेना है। किसी भी महिला को जिसको रक्तस्राव हो रहा है, यह बहुत ज़रूरी है कि हम उसके रक्तस्राव के मात्रा को, उसके ब्लड फ्लो को और उसके यूट्रस के संकुचन को हर 15 मिनट पर ध्यान दें। इसके अलावा यह बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट्स के वाइटल्स को देखें, उसके ब्लड प्रेशर को और पल्स को। खासकर जो प्रथम घंटा रहता है बच्चा होने के बाद, वो बहुत ही ज़रूरी है उस समय मरीज का ठीक से ध्यान देना, क्योंकि उस समय कभी भी उसे अधिक रक्तस्राव के चलते उसका बीपी ड्रॉप हो सकता है या उसका पल्स बढ़ जा सकता है।
और वो पेशेंट शॉक में जा सकती है। और शॉक को नापने के लिए हमें शॉक इंडेक्स यूज़ करना चाहिए। और कभी भी अगर ब्लड 500 ml से ज़्यादा अगर वो मरीज ने लूज़ किया है तो हमें ज़रूरी है कि हम तुरंत एक्शन लें। अब हम आते हैं अगले चरण में, जो कि है यूट्राइन मसाज। जैसे ही ब्लीडिंग होता है, चाहे वो मरीज एक पीएचसी में रहे या वो एक अस्पताल के सेटिंग में रहे, हमें तुरंत यूट्राइन मसाज करना चाहिए। यूट्राइन मसाज करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद यूट्रस नाभि के जस्ट नीचे रहता है और उसे अगर हम लोग हाथ से मसाज करते हैं तो वह संकुचित हो जाता है। और यह मसाज हमें तब तक करना है, तब तक या तो जब तक ये ब्लड लूज करना कम हो जाए या यूट्रस पूरी तरह से संकुचित हो जाए। और कभी भी मसाज हमें तुरंत शुरू करना है, हमें वेट नहीं करना है। और आगे हमें मसाज के बाद स्टेप पर हम बढ़ेंगे जहां कि हम ऑक्सीटोसिक ड्रग्स को यूज करते हैं। ऑक्सीटोसिक ड्रग्स में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो ऑक्सीटोसिन है। ऐसे मरीज जिसे पीपीएच होता है उसके आईवी ड्रिप चलते रहते हैं तो हम 20 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन उस ड्रिप में मिला दे सकते हैं और उसको चलाते हैं। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं काम कर रहा है तो फिर हम आगे के ड्रग्स जैसे कि कार्बोप्रोस्ट या माइजोप्रोस्टॉल यूज़ कर सकते हैं। माइजोप्रोस्टॉल हम पर रेक्टल यूज़ कर सकते हैं, सबलिंगुअल यूज़ कर सकते हैं या ओरल भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अगर बहुत रिफ्रैक्टरी केस है जहां नहीं काम कर रही हैं ये दो दवाएं तो कभी कभी अर्गोमेट्रिन भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कभी भी जब हम ऑक्सीटोसिन को सोचें तो हमेशा हमें ऑक्सीटोसिन से शुरू करना चाहिए क्योंकि ये पहला लाइन एजेंट है और ज़्यादातर हेमरेज हमारे ऑक्सीटोसिन के प्रयोग से रुक जाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है ट्रानेक्समिक एसिड। ट्रानेक्समिक एसिड एक ऐसी दवा है जो कि देर तक कार्य करती है, ये हीट स्टेबल है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करने से रोकती है। और इसकी अगर हम डोज कहें तो ये 1 ग्राम आईवी दी जाती है। इसे या तो हम डायरेक्ट स्लो आईवी दे सकते हैं 10 मिनट में या इसे हम डिज़ोल्व करके 200 ml कोई भी नॉर्मल सलाइन में डाल के दे सकते हैं। WHO के अनुसार अगर कोई भी औरत को या कोई भी प्रसूता को अगर पीपीएच हो रहा है तो उसको जितनी जल्दी हो सके हमें ट्रानेक्समिक एसिड देनी चाहिए 1 ग्राम के डोज में। और अगर उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो आधे घंटे के बाद हम एक दूसरी डोज दे सकते हैं या कभी भी अगर 24 घंटे में उसे ब्लीडिंग हो रही है तो हम फर्स्ट डोज के बाद दूसरे डोज को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि ट्रानेक्समिक एसिड हम समय पर दें क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी प्रसूता को पीपीएच हो रही है तो उसमें हमारे पास बहुत कम समय है और इसमें बहुत जल्दी माता की मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसा देखा भी गया है और ऐसा एविडेंस भी है कि अगर हम 3 घंटे के अंदर ट्रानेक्समिक एसिड देते हैं तो यह अच्छे से कार्य करता है। अब इसकी आगे की चर्चा के लिए मैं डॉक्टर सस्मिता स्वाइन को बुलाना चाहूँगी जो कि आईवी फ्लूइड्स और आगे की चर्चा करेंगी। महिला को अगर पीपीएच हो रहा है तो हमको आईवी फ्लूइड्स का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमको 2 वाइड बोर कैनुला जो कि एटलीस्ट 18 गज और आइडियल 16 गज जो देना होगा, उस देने से हमारा आईवी लाइन पैटेंट रहेगा और हम जल्दी से जल्दी जो ब्लड रश हो रहा है उसको फ्लूइड में रिप्लेस कर सकते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर रेज रहे और वो शॉक में नहीं जाए। इसीलिए हमको ग्रीन कलर का 18 गज या 16 गज का ग्रे कलर का 16 गज का कैनुला देना पड़ेगा। उसके बाद अगर फिर भी पीपीएच हो रहा है तो हम दूसरों का मदद लेना पड़ेगा। इसलिए हम दूसरों को हमारा भी जो भी हमारा पैरामेडिकल्स है उनको करना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास आ जाएं और पीपीएच ट्रे लेकर आए। और जो वाइट बोर्ड कैनुला दिए हैं उसमें से हम ब्लड कलेक्शन करेंगे, ब्लड क्रॉस मैच के लिए भी कलेक्शन करेंगे और फ्लूइड भी देंगे। अगर फिर भी ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि टोन और एटोनिक एंड ट्रॉमेटिक पीपीएच दोनों भी हो सकता है। इसलिए हमको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। कैसे एग्जामिन करेंगे? वो जो पीपीएच ट्रे है उसमें हम सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है, सो उसी में हम पहले फलिस कैथेटर दे देंगे और स्पेकुलम एंड
स्पॉन्जुलर के द्वारा हम देखेंगे कहाँ पर टीयर है कि नहीं। उसी में हम पहले पारा यूरेथ्रल टीयर देखेंगे और उसके बाद अंदर से वाजिनल टीयर और सर्वाइकल टीयर है कि नहीं देखेंगे। अगर वो है तो उसको रिपेयर करेंगे। अगर टीयर नहीं है और पेशेंट ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको बैलून टैम्पोनेट करना पड़ेगा, जो कि हम फलिस कैथेटर 2-3 फलिस कैथेटर यूट्रस के अंदर डालकर उसको फुला सकते हैं, जो कि प्रेशर से ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा। फलिस कैथेटर के अलावा वी कैन बकरी बैलून या आजकल जो इलावी बैलून आता है वो भी हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास सक्शन कैनुला है वो भी हम यूट्रस के अंदर डालकर ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। अगर वो वाजिनल डिलीवरी है हम ये सब करना पड़ेगा। अगर वो सीजरियन सेक्शन है, हमारे पास ओटी का सुविधा है तो हम ओटी को लेकर दूसरे मदद करेंगे। अगर हमारे पास ओटी का सुविधा नहीं है तो हमको पेशेंट को टर्शियरी और हायर सेंटर को रिफ़र करना पड़ेगा। उसी समय हम उसको नॉन न्यूमेटिक एंटीसा गारमेंट पहनाकर उसको रिफरल सेंटर में भेज सकते हैं, जो कि उसका ब्लड प्रेशर रेज करने में मदद करेगा। अगर हमारे पास ओटी है तो हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमको दूसरों को, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिशियन और जो ओटी स्टाफ है और एनेस्थेसिस्ट है, उनको सब इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमारा एक पेशेंट का पीपीएच हो रहा है, हम जल्दी से जल्द उसको ओटी में ले रहे हैं। तो ओटी में हमको लैप्रोटोमी कर उसका कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है देखना पड़ेगा। अगर वो एटोनिक है तो हम टेप वाइज डिवास्कुलराइजेशन एंड कंप्रेशन सूचर्स भी दे सकते हैं, उससे हम उसका ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो उसमें नहीं कंट्रोल होगा तो इसी टाइम में हम उसका परिवार लोगों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वो क्या हो रहा है उनको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ब्लड के लिए उनको बताना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमको लास्ट रिसर्च में हमको हिस्टेक्टोमी में जाना पड़ेगा। तो अंत में मैं यही बताऊंगी कि पीपीएच मातृमृत्यु का एक प्रधान कारण है। अगर हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को सभी केस में प्रैक्टिस करेंगे, प्राइमरी हो या मल्टी सभी में हो प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमको ऑक्सीटोसिन द नंबर 1 ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे थाई को एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट में दिया जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन है तो बहुत अच्छा, उससे भी बहुत इफेक्टिव ड्रग जो पहले से बोला गया है, कार्बेटोसिन भी हम दे सकते हैं। एंड क्या होता है कि बहुत बार हमको पता नहीं चलता है कितना ब्लड लॉस हुआ है, इसीलिए वो जो कैलिब्रेटेड ब्लड कलेक्शन ड्रेप है हम वो सभी केस में उसको यूज करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि अगर गर्भवती महिला पहले से ही एनेमिक है तो उसमें थोड़ा सा ब्लड लॉस भी उसके लिए खराब हो सकती है। इसी केस में हमको उसकी ब्लड प्रेशर और पल्स के ऊपर निगाह रखना पड़ेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है एवं पल्स रेट ज़्यादा हो रहा है, वो सूचाता है कि वो पीपीएच में शॉक में जा सकती है। इसके लिए हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन द वाइटल्स एंड पहले से जो बताया गया है पीपीएच केस में हमको इमोटिव अप्रोच और बंडल अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। इससे हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जल्दी जजमेंट करके हम पीपीएच को कंट्रोल करेंगे तभी हम मातृ माँ को मृत्यु से बचा सकते हैं। इसीलिए हम सबको याद रखना पड़ेगा कि वी शुड कॉल फॉर हेल्प। इट इज़ हम सभी अगर मिलजुल कर काम करेंगे तभी हम पीपीएच को हटा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमको उनकी रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा कि पीपीएच हो रहा है, हमको ब्लड का ज़रूरत पड़ेगा और वी मे हैव टू गो फॉर ऑपरेशन ऑल्सो। सो दैट कम्युनिकेशन हैज़ टू बी डन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर बाहर जो है उनके लोग, उनको बताना पड़ेगा। एंड हमारे लिए भी हम जो कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका केस रिकॉर्ड्स डाटा हमको सब कुछ लिख कर रखना पड़ेगा, जो कि हमारा मदद में आएगा। तो अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो पीपीएच को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और माँ को रक्षा कर सकते हैं। थैंक यू।